चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैपिटल बजटिंग वाला टॉपिक चल रहा था, वो कंटिन्यू करते हैं। आज नया मेथड देखेंगे। कल मैंने आपको बोला था मॉडिफाइड आईआरआर वाला जो कंसेप्ट है वो अपने कंटिन्यू करेंगे। पेज नंबर 506 पे है, एक सम दे रखा है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आईआरआर के बारे में हमने बात की, उसका कंसेप्ट समझा, उसमें एक पॉइंट ऐड होगा, आपको और मजा आएगा उसमें कंपेरेटिवली। आईआरआर का कंसेप्ट क्या है वो हमने देखा था, the rate at which we are actually earning return, that is called IRR, वो बात हुई थी। the rate at which NPV is equal to 0 is IRR, ये कैलकुलेशन हमने देखा। अब उसी को थोड़ा सा उन्होंने एक स्टेप एडवांस लेवल पे लेके गए, और जो कंसेप्ट यहाँ पे उन्होंने समझाया वो प्रैक्टिकल है, आपको रिलेट भी होगा कि हाँ अच्छा ऐसा भी होता है, लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू से अपन ने सोचा नहीं था जब बेसिक आईआरआर की बात हो रही थी। अब मॉडिफाइड आईआरआर के टॉपिक में आपको एक एग्जाम्पल मिलेगा, पेज 507 पे इलस्ट्रेशन करके दे रखा है। अब उसमें एग्जैक्टली क्या हो रहा है वो समझना। कुछ कैश फ्लोज दे रखे हैं, जैसे हर सम में होता है, वही पॉइंट है कि भाई स्टार्टिंग में आपका 1,20,000 का आउटफ्लो है, फिर सेकेंड ईयर में भी आपका आउटफ्लो है 80,000, थर्ड ईयर से फिर कैश इनफ्लो स्टार्ट हो रहा है 20,000, 60,000, 80,000 वैसे दे रखा है। तो ये सारा कैलकुलेशन है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है इट इज 15%, और अब हमें MIRR या मॉडिफाइड IRR कैलकुलेट करना है। क्या हो रहा है वो देखते हैं। टाइमलाइन में बना देता हूं यहाँ पे। देखो ऐसा कुछ है, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 15%। अब हमें IRR ढूंढना है, कितने रेट पे हमने एक्चुअल में रिटर्न कमाया, क्या नया पॉइंट है वो समझो। अगर यहाँ पे हम अल्टीमेटली जो फोकस करते हैं, एक कंसेप्ट अपना NPV है और दूसरा IRR है। NPV कितना नेट प्रेजेंट वैल्यू आया और कितना हमने रेट ऑफ रिटर्न कमाया, वो IRR, ये बात हुई थी। स्टार्टिंग में 120 या 1,20,000 हमारा आउटफ्लो है। अगर प्रेजेंट वैल्यू पे देखा जाए तो ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू पे, इसको डिस्काउंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सेकेंड ईयर में भी हमारा आउटफ्लो है। अभी तक के हर सम में ऐसा था कि आपने फर्स्ट ईयर में इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर दिया, फिर इनफ्लो आना स्टार्ट हो गया। यहाँ सिचुएशन थोड़ी सी अलग है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने क्या अमाउंट दिया हुआ है, आउटफ्लो या इनफ्लो, अपने उसको प्रेजेंट वैल्यू पे ला सकते हैं। तो ये आपका खर्चा हुआ, ये ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू पे, ये भी आपका खर्चा हुआ। अच्छा, इसको प्रेजेंट वैल्यू पे लाना हो तो एक साल से डिस्काउंटिंग करके लेके आ सकते हैं। कैलकुलेट कर लो कितना होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखा है। इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ रही है, 80,000 डिवाइड बाई 1.15, 69,565। टोटल कर देते हैं 1,89,565। ये आउटफ्लो है, इसलिए नेगेटिव में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू पे आउटफ्लो पता चल गया। अब आगे से क्या हो रहा है वो समझना, नया पॉइंट। ये जो 20,000 रुपीज का कैश इनफ्लो आया, ठीक है, तो ये कैश इनफ्लो आने के बाद अपना प्रोजेक्ट तो यहाँ तक चलने वाला है। इस साल 20,000 आया, फिर 60 आया, 80, 100, 120, ये सब आ रहा है। आप ये 20,000 रुपए आज अगर कमा लेते हो या आपको इनफ्लो मिल जाता है, तो इन पैसों का करोगे क्या? इसको लॉकर में रख दोगे कैश में, या कहीं पे इन्वेस्ट करोगे? मतलब इस पॉइंट तक बात कर रहा हूँ मैं। प्रोजेक्ट के खत्म होने तक उन पैसों का क्या करो, कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट ही होगा। तो ये अमाउंट जो है ना, ये कहीं ना कहीं री इन्वेस्ट हो जाएगा, ये एक बात है। ये होने ही वाला है। हम बैंक में पैसा रखेंगे सेविंग अकाउंट में तो भी कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, हम FD करा देंगे तो भी कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। अभी तक हमने किसी पॉइंट में, किसी सम में इस बारे में नहीं सोचा है, लेकिन यहाँ पे बात होने वाली है। तो अगर आप ये 20,000 रुपीज को री इन्वेस्ट कर देते हो तो इस पर कुछ तो आपको रिटर्न मिलेगा ना। अब उस रिटर्न का अगर एक रेट दिया होता क्वेश्चन में तो और मजा आता क्वेश्चन में, बट उन्होंने ना उसके लिए कोई अलग से रेट नहीं दिया है। अपने पास ऑप्शन यही है कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का अपना रेट है ना, उसी को अपने री इन्वेस्टमेंट का रेट मान लेंगे, और कोई चॉइस नहीं है। ऐसा हो सकता था कि आपको यहाँ पे कुछ अलग से रेट दे दिया, मान लो 10% पर एनम, कि ये जो भी कैश इनफ्लोज आपके इन बिटवीन द प्रोजेक्ट आ रहे हैं उसको आपने इन्वेस्ट कर दिया 10% पर एनम के रेट पे, कब तक के लिए, प्रोजेक्ट एंड हो तब तक के लिए। बट क्योंकि कोई सेपरेट रेट नहीं दे रखा है,
अपने पास एक ही रेट अवेलेबल है 15%, तो हम वही मान के चलेंगे। अब पॉइंट ये है कि आज मैंने 20,000 रुपये कमा लिए, लेकिन ये पैसा मैं इन्वेस्ट करूंगा एट 15% पर एनम टिल द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसकी कुछ फ्यूचर वैल्यू क्रिएट होगी। ये बात समझ आ रही? ठीक है। अब इसकी फ्यूचर वैल्यू क्रिएट कितनी होगी कैलकुलेट करना है तो कर सकते हैं क्या? ये 20,000 रुपीज जो यहाँ मिले उसकी इस पॉइंट पे क्या वैल्यू होगी अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एट द रेट 15% पर एनम? क्या करना पड़ेगा? कंपाउंडिंग। और कंपाउंडिंग जो है कितने साल के लिए होगा वो आप यहाँ से गिन सकते हो। 20,000 इंटू 1.15, क्योंकि कंपाउंडिंग हो रहा है, 1 2 3 4, 4 ईयर्स होगा। क्या वैल्यू आ रही है देखो, कितना? बाकी सब भी गिन लो, आ रहा है ये? हुआ क्या वो समझ आया क्या हो रहा है? क्या नया हो रहा है यहाँ पे? ये 20,000 रुपये यहाँ पे कमा लिए, इसको घर लेके नहीं जा रहे, इसको इन्वेस्ट कर रहे, री इन्वेस्ट कर रहे, और ये नॉर्मली भी होता ही है। तो इसकी आपको फ्यूचर वैल्यू मिली एट द एंड ऑफ 6th ईयर, मतलब प्रोजेक्ट खत्म होने पे इसकी फ्यूचर वैल्यू। अब ये सेम चीज इसके साथ भी तो होगी, ये 60,000 भी तो आप इन्वेस्ट करोगे, इसकी कुछ प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू बनेगी। 60,000 इंटू 1.15 रेज टू 3 कितना हो रहा है देखो, 9। सही है। वैसे ही सेम बोलो कितना हो रहा है? 1,05,800। ठीक है। फिर ये वाला 1,15,000, और ये तो 120 रहेगा लास्ट वाला, क्योंकि वो तो एंड में ही मिला है, तो इसमें कोई कंपाउंडिंग नहीं होने वाली। टोटल कर लो कितना हो रहा है। ठीक है, अप्रॉक्स आ रहा है 4,67,000 के आसपास। अब हमने ये किया, एक तरफ हमने सारे आउटफ्लोज को प्रेजेंट वैल्यू पे ले लिया, दूसरी तरफ हमने सारे इनफ्लोज को फ्यूचर वैल्यू पे ले लिया। ये हमने किया अभी तक, दोनों को एक्सट्रीम एंड पे लेके जा रहे हैं। सारा खर्चा आज की वैल्यू पे लेके आ गए, सारा इन्वेस्टमेंट या रिटर्न फ्यूचर वैल्यू पे लेके आ गए, क्योंकि इस सब पे हमें इंटरेस्ट मिल सकता है और मिलेगा, इसलिए हमने उसको वैसे कंसिडर किया। अब अपना गोल क्या है यहाँ पे? टू फाइंड आउट IRR। हम IRR ढूंढना चाहते हैं। अब मेरे पास ना इनिशियल इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट की इनिशियल वैल्यू है, ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, एट प्रेजेंट वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है, और मेरे पास जितना भी इनफ्लो आया वो सारा विद इंटरेस्ट फ्यूचर वैल्यू पे अवेलेबल है। मैं ये दो नंबर्स को या ये डेटा को यूज करूंगा टू फाइंड आउट IRR। आ रहा है समझ में? अब ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको कंपेयर कैसे करें? क्या अगेन ये दोनों डायरेक्टली कंपेयर हो सकते हैं? उन दोनों अमाउंट को डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं अपन ने? अगर कंपेयर करना है तो क्या करना पड़ेगा? एक पॉइंट पे, एक लेवल पे लेके आना पड़ेगा। अब देखो इसको कंपैरिजन करने के लिए कैसे कैलकुलेशन हो सकता है, मैं एक बार देख लेता हूँ। ठीक, यहाँ तक ये पॉइंट है। इसको जस्ट मिनट, इसको डिस्काउंटिंग करके यहाँ ले जाए। द रेट एट विच, जो IRR का अपना कंसेप्ट है, द रेट एट विच NPV इज इक्वल टू 0। कंपैरिजन करने के लिए प्रेजेंट वैल्यू पे लाना पड़ेगा। एक बार इसको डिस्काउंट करो और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके आओ। ये अमाउंट है टोटल विद इंटरेस्ट। कंपैरिजन करना है तो ये दोनों चीजों को सेम फुटिंग पे लाना पड़ेगा। ये फ्यूचर की वैल्यू है, ये प्रेजेंट की वैल्यू है, दोनों साथ में कंपेयर हो नहीं सकते। कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, इस अमाउंट को फिर से यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके आएंगे। ये जो 4,67,000 आपको दिख रहा है, इसकी आज की वैल्यू क्या? अब इसको डिस्काउंट करना हो तो कितने साल से डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा? 6 साल से। तो ये करके देखो, टैली भी कर लेता हूँ, ये पॉइंट में कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही है। सही जा रहे हैं। 2 लाख सही है। ये 176 गलत आ रहा है।
आए, एक बार अमाउंट चेक कर लो सबका आ रहा है, ठीक है। किया क्या मैंने, पहले मैंने इन सब में ब्याज जोड़ा 15-15% उनके इंडिविजुअल ईयर के हिसाब से, एक फ्यूचर वैल्यू पे आया। अब मैं उस पॉइंट पे आ चुका हूँ कि मेरे पास आउटफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू है, मेरे पास इनफ्लोज की फ्यूचर वैल्यू है, डायरेक्ट कंपेयर हो नहीं सकती। अगर मुझे कंपेयर करना है तो दोनों को सेम डेट पे तो लेके आना ही पड़ेगा, तो मैं इस पूरे को उठा के यहाँ ले आया और कुछ नहीं। अब ये जो 2,01,916 आपको दिख रहा है, ये आपके सारे इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू है, अलॉन्ग विद री इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स, अलॉन्ग विद री इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स, ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू है। अब अगर आप इन दोनों को कंपेयर करना चाहो तो कर सकते हो, और इससे आपको क्या मिल जाएगा, एनपीवी। एनपीवी कुछ पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आने का मतलब क्या है कि आपका जो एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न है, जो आईआरआर है, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम है, उसके बराबर है या उससे ज्यादा है, बोलो। एनपीवी पॉजिटिव आने का मतलब आपने आईआरआर जो कमाया वो 15% से ज्यादा कमाया होगा या कम कमाया होगा, ज्यादा कमाया होगा, तभी तो पॉजिटिव आ रहा है, अदरवाइज तो नेगेटिव आ जाता। अब मुझे ये जानना है कि आपने एक्चुअल में आईआरआर कितने रेट पे कमाया है इस सिचुएशन में। तो अपने क्या करेंगे, वही वाला कंसेप्ट जो आपने लगा के देख रहे थे कि भाई आपको ट्रायल एंड एरर करके देखना पड़ेगा। मैंने 15% भी इसलिए गिनवाया, 15% डिस्काउंटिंग रेट पे आपका एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है ना, तो हम डिस्काउंटिंग रेट क्या करेंगे, 15% से बढ़ा के देखेंगे। हमें वो पॉइंट चाहिए जहां पे एनपीवी जीरो आएगा। आईआरआर का कंसेप्ट याद करो, द रेट एट विच एनपीवी इज इक्वल टू जीरो इज आईआरआर। तो हम ये डेटा से वही ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आप पहले डिफरेंस निकाल के एक बार एनपीवी गिन के बता दो ये कितना हो रहा है। 12351 आ रहा है ये एनपीवी। यहाँ से वही स्टोरी है जो आईआरआर में थी, 15% डिस्काउंटिंग रेट पे हमारा एनपीवी है 12351। तो अपने क्या करेंगे, 16% लेके ट्राई करेंगे। 16% पे एनपीवी कितना आ रहा है वो देख लो, पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो आपका अमाउंट था ना 4,67,032, जिसको आपने 15% से डिस्काउंट किया, आप उसके बदले 16% से डिस्काउंट करोगे। $4,67,032 डिवाइड बाई 1.16 रेज टू 6, कुछ वैल्यू आ रही होगी। हाँ बोलो। और इसमें से ये प्रेजेंट वैल्यू माइनस होगी अपनी, कितना बचा, डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है ना कुछ, 2125, ठीक है। तो 16% पे 2125 पॉजिटिव, और अपने को चाहिए जीरो, और आगे जाना पड़ेगा। 17% ट्राई करें, करके देखो 17% पे एनपीवी निकाल के बताओ कितना आ रहा है। सेम ट्रिक है, 1.17 लेना पड़ेगा। ठीक है, और उसको इस अमाउंट में से माइनस करो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट में से। चलेगा, ₹1 में फर्क नहीं पड़ रहा। तो 16% पे एनपीवी आ रहा है पॉजिटिव, 17% पे एनपीवी आ रहा है नेगेटिव, इसके बीच में कहीं ना कहीं होगा। अब इसके बीच में निकालने के लिए मेथड वही है जो अपन ने आईआरआर में किया, कुछ भी नया नहीं है। आपको बीच में एक जीरो वाला पॉइंट चाहिए, तो ये कुछ डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस है, और फिर अपने आगे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वाला डिस्टेंस है आपका 2125 यूनिट्स, ये वाला डिस्टेंस है 7498 यूनिट्स, दोनों ऐड कर दो, टोटल पता चल जाएगा 9623, ठीक है। अब मॉडिफाइड आईआरआर नाम दिया हुआ है, तो ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। 16% प्लस, मुझे यहाँ से 2125 यूनिट चल के आना है, टोटल डिस्टेंस है 9623, और 1% का गैप है तो इंटू 1, ये रेशियो कैलकुलेट करो। ये आ गया मॉडिफाइड आईआरआर। तो ऐसा फर्क क्या हुआ आईआरआर में, मॉडिफाइड आईआरआर में, ये वाले स्टेप का फर्क हुआ। यही सम अगर आईआरआर होता तो हम ये वाला पार्ट नहीं करते, ये नहीं करते, सीधा इनको डिस्काउंट करके यहाँ पे ले जाते और एनपीवी निकाल लेते, वो फर्क होता है। बट प्रैक्टिकली वो इनकम्प्लीट है, क्योंकि ये पैसा आपको इस साल मिला,
और आपका प्रोजेक्ट तो यहाँ 6 साल के बाद खत्म होने वाला है, तो ये पैसा 4 साल तक तो पड़ा रहेगा, कहीं तो लगाओगे ना। तो 4 साल उस पर जो रिटर्न मिलेगा वो तो आपने फिर कंसिडर ही नहीं किया एनपीवी निकालते टाइम। मॉडिफाइड आईआरआर में उन्होंने वो रिटर्न आपसे कंसिडर करवाया कि 20,000 तो आपको यही मिल गया था, तो पहले ना आपका री इन्वेस्टमेंट करा के उसको यहाँ पे लेके आए, इसको 35,000 बनाया, फिर ऐसे सब टोटल किया, इसको वापस वहां पे लेके गए। समझ आ रहा है? तो गोल गोल घुमाने में हुआ ये कि ये वाले इंटरेस्ट को कंसिडर कर लिया गया, जो अभी तक कंसिडर नहीं कर रहे थे। ये स्टेप एक्स्ट्रा है खाली, बाकी नॉर्मल आईआरआर का सम होता ना तो हम ये सब नहीं करते, हम इनको ना सीधा डिस्काउंटिंग कर करके यहाँ ले जाते और इसके सामने कंपेयर करके सीधा एनपीवी निकाल देते। तो फर्क क्या पड़ता? सिर्फ ये इंटरेस्ट कॉस्ट का फर्क पड़ता। अब बात समझ आ रही? ओवरऑल पूरे सम में हुआ क्या, कुछ आइडिया लगा? आप नोट कर लो, इसको एक बार लिख लो। कुछ क्वेरी है, नहीं समझ आ रहा है, कंफ्यूजन लग रहा है तो बोलो। अब यही सम अगर अच्छा बनाना होता है ना, जैसे मैंने आपको बोला ये वाला जो रेट है ये कुछ अलग से देना चाहिए था, तो ये 15 के बदले को 12%, 10%, तो 2 रेट रहते तो थोड़ा आपको और क्लैरिटी आती, बट नहीं दिया है। अपन ने अज्यूम कर लिया कि री इन्वेस्टमेंट भी 15% पर एनम पे हुआ, मतलब हमने ये पैसा जहां भी इन्वेस्ट किया 4 साल के लिए, 3 साल के लिए, उसमें 15% ब्याज अपने को मिल गया, ऐसा मान के चल रहा है। कुछ नहीं बोला है तो वही ऑप्शन है, देख लो, नोट करो। कंसेप्चुअली कोई डाउट आ रहा है, समझाना है वापस तो बताओ। बोलो, नोट कर लिया? कोई डाउट किसी को कंसेप्ट में है तो पूछ लो। ठीक है, कंप्लीट। लॉजिक सिंपल है, हम आईआरआर ही कैलकुलेट कर रहे हैं, बस ये एक स्टेप नया है कि जो आउटफ्लोज हैं उनको सबको पहले प्रेजेंट वैल्यू पे ले आए, जैसे हर बार करते ही हैं। इनफ्लोज को पहले हम फ्यूचर वैल्यू पे लेके गए, री इन्वेस्टमेंट किया, फिर वहां से प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आए, तो एक स्टेप वो एक्स्ट्रा हो गया। अदरवाइज वही कंसेप्ट है, ये मॉडिफाइड आईआरआर है, आईआरआर का अपग्रेडेड वर्जन है, जहाँ पे ये फैक्टर कंसिडर हो रहा है, बस इतना फर्क है। एक बार ये मिल गया उसके बाद वही कंसेप्ट है, इसको डिस्काउंट किया, डिफरेंस निकाला, एनपीवी आ गया, वैसे ही करते हैं। और क्योंकि आईआरआर तक जाना था, द रेट एट विच एनपीवी विल बी इक्वल टू 0 इज आईआरआर, जो आपका रेट आ रहा है 16.22%। चलो अब देख, दूसरा मेथड है वो देख लेते हैं। पेज 495 पे आ जाओ। एआरआर मेथड करके दे रखा है, मैंने आपको बोला था बिना लॉजिक का मेथड है, इसके अंदर सिर्फ फॉर्मूला है, लॉजिक नहीं है। और ये अकेला मेथड है जो पीएटी पे काम करता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये सीएफएटी पे काम नहीं करता। पेज नंबर 495, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, एआरआर। पीएटी पे काम करेंगे, डेप्री ऐड करने की जरूरत नहीं। एवरेज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड, आरओआई, ये सब नाम है इसके। और फॉर्मूला की अगर बात करें तो कुछ ऐसे कैलकुलेट हो रहा है, एआरआर एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इंटू 100। ठीक है, सिर्फ एक रेट है तो इंटू 100 होगा, आंसर परसेंटेज में आता है। एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का सिंपल मतलब है कि आपका जो भी डेटा होगा उसमें 3 साल, 4 साल, 5 साल का प्रॉफिट दे रखा होगा, उसका आप एवरेज निकाल लो तो एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। एवरेज इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है वो समझ लो। आपने कोई पर्टिकुलर असेट में इन्वेस्ट किया, कोई मशीन है जो उस प्रोजेक्ट में आपने खरीदी, उस मशीन की एक्चुअल कॉस्ट 1 लाख रुपीज़ है, और वो मशीन आपने यूज़ की 3 साल, 4 साल, 5 साल, जो भी ड्यूरेशन दे रखा है, एंड में उसकी स्क्रैप वैल्यू बची, वो स्क्रैप वैल्यू है 10,000। ये अज्यूम कर रहा हूँ मैं, मतलब एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे पता चलेगा? ये है मशीन की ओपनिंग वैल्यू, जब खरीदी तो मशीन पूरे 1 लाख रुपए की,
जब बेचने गए तो मशीन की वैल्यू 10,000 रुपये, दिस इज ओपनिंग वैल्यू, दिस इज क्लोजिंग वैल्यू। एवरेज इन्वेस्टमेंट वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2, ये हो गया एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो अपने इस केस में होगा 1 लाख प्लस 10,000 डिवाइड बाई 2, दिस इज 55,000। ये होता है एवरेज इन्वेस्टमेंट, ऐसे कैलकुलेट करना है। और एवरेज प्रॉफिट तो जितने साल का दे रखा होगा सीधा डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 5 जो भी होगा वो। तो वैसे करके अपने यहाँ पे ARR गिन सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर सम में। बस इतना कंसेप्ट है या इतना फॉर्मूला है, इसके ऊपर कोई लॉजिक नहीं है इसका क्या करना है। यहाँ PAT लेना है, हर मेथड में हम CFAT लेते हैं, तो वही पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गया। वैसे यहाँ देख लेते हैं कोई एग्जाम्पल हो तो साथ में मैं सॉल्व करवा देता हूँ। अब जितने सम्स में अपन ने ARR बाकी रखा था ना, वो सब सम्स में आपका ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 5 में है, उसमें रेट ऑफ रिटर्न मेथड या ARR मेथड की बात हो रही है। डेटा देख लेते हैं, उस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। ये नोट कर लो, फिर इलस्ट्रेशन 5 पे आ जाओ। दो मशीन्स हैं यहाँ पे कंसिडरेशन में, X एंड Y। दोनों की कॉस्ट 10,000 है, लाइफ 4 इयर्स है, स्क्रैप वैल्यू दे रखी है कि 1200 और दूसरे की 400, और एनुअल कैश इनफ्लोज दे रखे हैं, मतलब ये CFAT दे रखा है। अब हमें पता है कि इस सम में तो PAT चाहिए, तो आपको CFAT से PAT पे जाना पड़ेगा, वो एक पॉइंट यहाँ पे रहेगा। चलो पूरा कैलकुलेट करवा देता हूँ। एक मशीन X वाला मैं गिनवा देता हूँ, Y वाला आप कैलकुलेट करना। हाँ, मशीन X की बात हो रही। अब जो डेटा आपको दे रखा है उसमें सारा CFAT दे रखा है, हमें क्या चाहिए, PAT। अच्छा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, अपने जब वो कैश फ्लो देख रहे थे तो पहले हमने ऊपर ना डेप्री लेस किया था, फिर PAT पे आए थे, फिर हमने डेप्री एड बैक किया था, तब जाके CFAT पे आए, ये कैश फ्लो था। अब आपको CFAT दे रखा है और वापस PAT पे जाना है, क्या करना पड़ेगा, डेप्री माइनस करना पड़ेगा, ये पता चला। तो ये यहीं से समझ में आ गया कि डेप्री प्लस करना है या माइनस करना है, क्योंकि PAT में प्लस करके CFAT पे आए थे तो रिवर्स जाएंगे। ठीक है, तो CFAT माइनस डेप्री इज इक्वल टू PAT, ये लॉजिकल हो गया, इसमें कोई लर्निंग वाली बात नहीं है। अब क्योंकि आपको CFAT दे रखा है, पहले आपको निकालना पड़ेगा डेप्रीसिएशन, ताकि आप उसमें से लेस कर सको और ये PAT फाइंड आउट कर सको। ईयर वाइज होगा। डेप्रीसिएशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, मशीन की कॉस्ट दे रखी है, जैसे मशीन X की बात हो रही है तो उसका जो कॉस्ट है वो 10,000 रुपये, स्क्रैप वैल्यू 1200, कितना बचा 8800, और लाइफ कितनी है 4 साल, डिवाइड बाई 4 2200। तो ये आ गया डेप्री का अमाउंट। आपको जितना भी CFAT दे रखा है ईयर वाइज, $2,000, $3,000, $4,000 और $8,000, इन सब में से डेप्रीसिएशन का जो अमाउंट है 2200 रुपीज़, वो आपको लेस करना है। यहाँ से आ जाएगा PAT। पहले केस में तो लॉस आ रहा है 200 नेगेटिव, ठीक है, तो ये आ जाएगा PAT। क्लियर। अब PAT आ गया, इसका एवरेज कर लो, सबको प्लस कर लो, ये नेगेटिव है ध्यान रखना। 58 और 18, 76 और 8, 84, 84 माइनस 2, 82 आ रहा है, 8200 डिवाइड बाई 4 ईयर्स, हो जाएगा 2050। दिस इज योर एवरेज PAT। अपने फॉर्मूला की बात करें ARR के, तो हमें पता है न्यूमरेटर में एवरेज PAT आता है, मतलब 2050। डिनोमिनेटर में आता है एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट करना है हमने अभी देखा, ओपनिंग वैल्यू 10,000, क्लोजिंग वैल्यू 1200 डिवाइड बाई 2, 5,600, ये आ गया डिनोमिनेटर में, इंटू 100, कितना हो रहा है देखो, इंटू 100 कर दो, 36.6।
दिस इज एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, ARR या अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, जो भी आप बोलो। समझ आ रहा है? फिक्स फॉर्मूला है, एक ही टाइप का सम आएगा, कोई वेरिएशन नहीं आने वाला। या तो आपको PAT डायरेक्ट दे रखा होगा या ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये मशीन X का आपने ARR निकाल लिया, वैसे ही मशीन Y में आपको खुद ट्राई करना है, सॉल्व करना स्टार्ट करो, देखो क्या होता है। चलिए ये वाला अगर कंप्लीट है तो नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ। पेज नंबर 507 पे है टाइम डिस्पेरिटी, सिमिलर टू मॉडिफाइड IRR, तो इजी रहेगा समझने में और सम भी प्रैक्टिस हो जाएगा। देख लो 507 पे टॉपिक है टाइम डिस्पेरिटी और 508 पे आपको उसका इलस्ट्रेशन मिलेगा, उससे समझते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ क्या हो रहा है। देखो 508 पे जो एग्जांपल है उसमें दो प्रोजेक्ट्स का कंपैरिजन हो रहा है जिसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट सेम है 2,20,000, लेकिन जो कैश फ्लोज आ रहे हैं वो अलग अलग है। कैश फ्लोज देख लो प्रोजेक्ट 1 में और प्रोजेक्ट 2 में जो कैश फ्लोज है, अगर आप उसको ऑब्जर्व करोगे ना तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड है। प्रोजेक्ट 1 में स्टार्टिंग में कैश फ्लोज बहुत कम है, लेटर ईयर्स में बढ़ जाते हैं। प्रोजेक्ट 2 में इसका रिवर्स हो रहा है, ठीक है, वो रिड्यूस हो रहे हैं कैश फ्लोज ईयर वाइज, स्टार्टिंग में ज्यादा है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है। अब पॉइंट ये है कि आप इसमें एनपीवी निकालना चाहो तो आराम से गिन सकते हो, आपको आता ही है, कोई नई बात नहीं है उसमें। आपने सपोज एनपीवी गिना, उन्होंने गिन के दे ही दिया। यहाँ पे 73,000 आ रहा है प्रोजेक्ट 1 में, 62,600 आ रहा है प्रोजेक्ट 2 में, तो एनपीवी वाइज तो प्रोजेक्ट 1 बेटर है, या आप गिनोगे तो भी आ जाएगा आंसर। फिर IRR भी निकाल के दे दिया, तो IRR प्रोजेक्ट 1 में 22% आ रहा है, प्रोजेक्ट 2 में 25% आ रहा है। तो अगेन प्रॉब्लम, एनपीवी अप्रोच में प्रोजेक्ट 1 इज बेटर, IRR अप्रोच में प्रोजेक्ट 2 इज बेटर। तो अब इसको कैसे सॉल्व करें, फिर कौन सा क्या बेटर है, एनपीवी अप्रोच को फॉलो करना चाहिए या IRR को करना चाहिए? या दूसरा पॉइंट ये है कि वेरिएशन क्यों आ रहा है, एनपीवी में 1 बेटर क्यों आ रहा है और IRR में 2 बेटर क्यों आ रहा है? क्योंकि एनपीवी IRR आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड भी है। जैसे एनपीवी और पीआई में भी ऐसा हो रहा था कि एनपीवी एब्सोल्यूट नंबर पे जाता है, पीआई पर रुपए रिटर्न देखता है, तो पीआई आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग देता है, ये हमने देखा था। अब इस केस में एनपीवी वर्सेस IRR का कंपैरिजन हो रहा है कि ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, वो रीजन समझो। रीजन सिर्फ टाइमिंग का है। अगर आप कैश फ्लोज भी ऑब्जर्व करोगे ना तो ऑलमोस्ट एक जैसे, मतलब बहुत फर्क नहीं है। जो अमाउंट्स है 60,000, 80,000, 1 लाख, 140 सिमिलर रेंज में, बट टाइमिंग का पूरा रिवर्स रेशियो है। जहां पे प्रोजेक्ट 1 में आपको शुरुआत में बहुत छोटा अमाउंट मिल रहा है, लेटर ईयर्स में बढ़ जाता है, वही प्रोजेक्ट 2 में रिवर्स हो जाता है, स्टार्टिंग में बड़ा अमाउंट मिल जाता है, एंड में फिर छोटा अमाउंट मिलता है। तो जब आप इन सबको डिस्काउंट कर करके एनपीवी निकालते हो, प्रेजेंट वैल्यू पे लाते हो, तो टाइमिंग की वजह से वैल्यू में बहुत फर्क आ जाता है। पहले साल में 1,40,000 मिलना और फोर्थ ईयर में 1,40,000 मिलना, प्रेजेंट वैल्यू किसकी ज्यादा होगी? जो पहले साल में मिला उसकी, क्योंकि उसको एक ही बार डिस्काउंट किया, वो बड़ा नंबर आया। और वो जो लास्ट ईयर में आपको 1,40,000 दिया, जिसको 4 साल तक डिस्काउंट करके लाया, वैल्यू छोटी होगी। तो उस वजह से आप देख रहे हो कि IRR पे और एनपीवी पे उल्टा इफेक्ट पड़ रहा है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए? इस प्रॉब्लम को सॉल्व तभी कर सकते हैं जब ये सारे कैश फ्लोज ना सेम टाइमलाइन पे आ जाए, या सबको सेम इफेक्ट दिया जाए, ताकि ये डिस्पेरिटी मतलब जो डिफरेंस है, एक जगह ज्यादा अमाउंट आ रहा है स्टार्टिंग में, एक जगह कम अमाउंट आ रहा है, फिर वाइस वर्सा हो रहा है, वो इम्पैक्ट को नलीफाई कैसे करें? तो नलीफाई करने के लिए जो अप्रोच है वो सेम वही है जो अपने मॉडिफाइड IRR में कर रहे थे। मैं इस चीज को भी आपको टाइमलाइन से बता देता हूँ, कैलकुलेशन आप कर सकते हो, सेम कैलकुलेशन है मॉडिफाइड IRR वाला। देखो दोनों प्रोजेक्ट में इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो सेम है, इसलिए उसका तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अगर हम प्रोजेक्ट 1 की बात कर रहे हैं और प्रोजेक्ट 2 की बात कर रहे हैं, तो कैश फ्लोज दोनों के अलग अलग है। यहाँ पे 62,000 है, फिर 80,000, 1 लाख
और 140। आप पहले कंसेप्ट समझ लो, कैलकुलेशन फिर आराम से कर लेना। ऐसे चल रहा है, ठीक है। अब बिकॉज ये ट्रेंड ऑपोजिट है, ये टाइमिंग का जो इम्पैक्ट है वो एनपीवी और आईआरआर पे पड़ रहा है। अगर हम ये टाइमिंग के इम्पैक्ट को हटा दें और सबको सेम फुटिंग पे लेके आ जाए तो प्रॉब्लम नहीं होगा। वो कैसे पॉसिबल है? तो वही री इन्वेस्टमेंट वाला फॉर्मूला। अगर ये सारे अमाउंट मैं एक पर्टिकुलर रेट पे री इन्वेस्ट कर दूं और उनको इस पॉइंट पे लेके आ जाऊं तो सब एक ही पॉइंट पे आ जाएंगे। सेम चीज इसके साथ भी करता हूं, ये सारे अमाउंट को इस पॉइंट पे लेके आ जाता हूं यहां पे। अब ये दोनों फेयर कंपैरिजन पे आ गए, इफेक्ट नलीफाई हो गया टाइमिंग की गड़बड़ का, कि यहाँ बड़ा नंबर नहीं आया, यहाँ बड़ा नंबर आ गया, तो डिस्काउंटिंग में कुछ और इफेक्ट आ गया। इन सबको एक पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट पे ले आते हैं अपन, ताकि प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए। वो कैसे हो सकता है? री इन्वेस्टमेंट करके, जैसे अभी कर रहे थे। यहाँ इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि री इन्वेस्टमेंट का रेट आप अज्यूम करना 14%, और जो डिस्काउंटिंग रेट है वो है शायद 10%, ठीक है। तो री इन्वेस्टमेंट का जो रेट है ना वो अलग है, जैसे मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बोल रहा था कि अलग होना चाहिए, यहाँ पे उन्होंने अलग दिया हुआ है। री इन्वेस्टमेंट जो होगा, ये जो अपन करेंगे, ये सारा 14% के ऊपर कंपाउंडिंग होगा फ्यूचर वैल्यू निकालते टाइम। फिर जब ये अमाउंट दोनों यहाँ पे आ जाएंगे, फिर आप उसको डिस्काउंटिंग करके अगर फर्स्ट रेफरेंस पॉइंट पे ले जाओगे, इफेक्ट अपने आप नलीफाई हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब जब यहाँ से डिस्काउंटिंग करके लेके जाएंगे तो कौन सा रेट यूज होगा? 10%। वो अपन ने किया पिछले सम में भी। तो ये जो प्रॉब्लम आ रही है एनपीवी वर्सेस आईआरआर बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द ट्रेंड, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है एमआईआरआर अप्रोच। उससे प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाता है। और ये जो प्रॉब्लम है, इसका जो नाम उन्होंने रखा है, दैट इज कॉल्ड टाइम डिस्पेरिटी। ये प्रॉब्लम का नाम है टाइम डिस्पेरिटी, टाइमिंग प्रॉब्लम, मिसमैच। अब ये दोनों ट्रेंड अगर इंक्रीजिंग होते तो ये प्रॉब्लम कम आता, थोड़ा बहुत आता, लेकिन फिर आपको एनपीवी में जो आंसर मिलता, आईआरआर में भी वही प्रोजेक्ट बेटर मिलता। बट ये जो ऑपोजिट आ रहा है ना, एक में प्रोजेक्ट 1 बेटर, एक में 2 बेटर, वो इसकी वजह से हो रहा है, ट्रेंड की वजह से। ये इंक्रीजिंग ट्रेंड, ये डिक्रीजिंग ट्रेंड। तो ट्रेंड का इफेक्ट हटाने के लिए एमआईआरआर अप्रोच बेस्ट है, ये कैलकुलेशन है। अब ये सम आपको गिनना है तो सेम वही तरीका जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में अपन ने गिना था, कंपाउंडिंग करके यहाँ पे लेके आओ, फिर डिस्काउंटिंग करके वहां लेके जाओ, आईआरआर निकाल लो। तो ये कंसेप्ट है। तो आप सिर्फ इसको समझ के रख लो, या आपको ये ऐसे नोट करना है तो कर लो, या फोटो ले लो तो भी चलेगा। घर पे इसको सॉल्व करना खुद से। पहले वो वाला सम करना है एमआईआरआर वाला, खुद बैठ के, अकेले बैठ के सॉल्व करते फर्क पड़ता है। वही सम रिपीट करना, ताकि आपको ना कंसेप्ट पता चल जाए कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। फिर इसके ऊपर दिमाग लगाना एज अ होमवर्क, तो आपको आइडिया आ जाएगा कितना समझ में आया। और नहीं आया तो फिर अपने डाउट्स में वापस उसको डिस्कस कर सकते हैं वैसा। तो ये सिर्फ इतना आप ध्यान रख लो कंसेप्ट वाइज कि टाइम डिस्पेरिटी क्या है। ठीक है, डन कर लिया नोट। इसके बाद अगला टॉपिक है डिस्पेरिटी का ही पार्ट है। दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड साइज डिस्पेरिटी। छोटे छोटे कंसेप्ट से एक एक पॉइंट का प्रॉब्लम सॉल्व किया इन्होंने। साइज डिस्पेरिटी का इशू तब आता है जब इनिशियल इन्वेस्टमेंट दो प्रोजेक्ट्स में अलग अमाउंट हो। जैसे इस सम में भी सेम था, 2,20,000 दोनों में, चलो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन आप ये साइज डिस्पेरिटी वाले में देखो, पेज 509 पे एक एग्जांपल है। उसमें बोला है प्रोजेक्ट ए में इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका 50 लाख है, लेकिन प्रोजेक्ट बी में 75 लाख। आप कैसे कंपेयर करें? एक 50 एक 75, डायरेक्ट कंपेरिजन होगा नहीं। तो उसके लिए ना हमें इंक्रीमेंटल अप्रोच जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। इंक्रीमेंटल का मतलब होता है चेंज, कि अगर मैं सस्ती वाली मशीन से महंगी वाली मशीन पे शिफ्ट हो रहा हूँ तो मुझे कोई फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, वो देखना है। तो पहले हम बेस हमेशा सस्ती वाली मशीन को बनाएंगे, फिर महंगे पे स्विच करना है नहीं करना है वो सोचेंगे। अब देखो, इससे आप देखोगे तो नेट कैश इनफ्लो जो है उसमें भी तो फर्क पड़ रहा है। प्रोजेक्ट ए का नेट कैश इनफ्लो 62,50,000 है और प्रोजेक्ट बी का 91,50,000। तो हम ये देखेंगे कि अगर मैं प्रोजेक्ट ए में जाऊं तो मुझे 50 लाख लगाने पड़ेंगे, लेकिन सामने 62,50,000 मिलेंगे। और वही प्रोजेक्ट बी में जाऊं तो 75 लगाने पड़ेंगे, लेकिन नेट कैश इनफ्लो 91,50,000 हो जाएगा। तो ये शिफ्ट में फर्क कितना पड़ रहा है वो कैलकुलेट करना है, कि जैसे 50 के बदले अगर 75 लाख लगा रहे हैं तो मैं 25 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगा रहा हूँ ना। तो इंक्रीमेंटल मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो 25 लाख हो रहा है, वो समझ आ रहा है। 50 से जा रहे हैं हम 75 पे,
तो जो चेंज है वो कितना है 25 lakhs का, दिस इज द चेंज इंक्रीमेंटल वैल्यू। और यही जो नेट इनफ्लो है वो 62.5 से सीधा हो जाएगा 91.5। ये कितना चेंज है 29 लाख, ऐसा बोल सकते हैं। तो 25 लाख रुपए लगा के 29 लाख रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। तो वैसे तो डील अच्छी दिख रही है, बट टाइमिंग का प्रॉब्लम है। ये आज लगा रहे हो और ये 1 साल के बाद मिल रहा है, सम में ऐसा बोला हुआ है दिस इज आफ्टर 1 ईयर। तो 1 साल का वो डिस्काउंटिंग रेट, इंटरेस्ट रेट का भी तो फर्क पड़ेगा। अब हमें ये देखना है कि कितना रिटर्न मिल रहा है, मतलब इसको अगर डिस्काउंट करके यहाँ पे लेके आते हैं तो कितना इंटरेस्ट कॉस्ट या रिटर्न कितना इसके अंदर जनरेट हो रहा है। आप सिंपली ये कर सकते हो, आज का 25 लाख और 1 साल बाद का 29 लाख आपको कंपेयर करना है, कौन से रेट पे दोनों बराबर हो जाएंगे। सिंपल, तो आपको उसको डिवाइड करके भी मिल जाएगा। 29 लाख को किसी एक पर्टिकुलर रेट से आपको डिस्काउंट करना है कि वो 25 लाख के बराबर हो जाए। 1 साल से डिस्काउंटिंग करना है क्योंकि 1 ही साल का डेटा है। तो यही कैलकुलेशन होगा, फ्यूचर वैल्यू को डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आना। इसको सॉल्व कर लो, 29 डिवाइड बाई 25, 1 प्लस आई रेज टू 1, बहुत सिंपल हो जाएगा। कितना आ रहा है ये 1.16 इक्वल टू 1 प्लस आई। तो जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे इंक्लूडेड है ना, वो कितना हो गया 16%। समझ आए, मतलब आप 16% रिटर्न आपने कमा लिया। अगर आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल इस सिचुएशन में 12% है तो क्या करना चाहिए, ये वाली मशीन ले ले या इस पे शिफ्ट करना बेनिफिशियल है। डिसीजन क्या ले, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका 16% 12% है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है, तो क्या करना है, शिफ्ट करें महंगी मशीन पे या नहीं करें, इसके बेस पे कुछ पता चलेगा। देखो आपने अगर 50 से 75 वाली पे स्विच किया तो नेट इनफ्लो भी तो बढ़ गया, 25 लाख एक्स्ट्रा डाले कितना इनफ्लो बढ़ा 29 लाख। यहाँ जो आपको ये गैप दिख रहा है उसमें कितना रिटर्न जनरेट हुआ आपका 16%। तो अगर 16% से कम कॉस्ट पे आपका कैपिटल लग रहा है तो लगा लो ना, 12% ब्याज पे और 25 लाख रुपए उठा लो, 50 के बदले 75 इन्वेस्ट कर दो, 16% कमा भी तो रहे हो, 4% बच ही रहा है ना, तो फायदा है यहाँ पे। लेकिन यही अगर आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो 18% है तो आप 18% ब्याज पे एक्स्ट्रा पैसे उठाओगे 16% रिटर्न कमाने के लिए, क्या फायदा हुआ। तो उस सिचुएशन में तो ये मशीन अच्छी है ना, फिर 50 लगाओ 62.5 घर लेके जाओ। लेकिन इस सिचुएशन में जहां पे आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल सिर्फ 12% है और आप अगर 12% ब्याज पे पैसे उठाते हो तो आपका जो रिटर्न जनरेट हो रहा है वो 16% पे हो रहा है, तो बेटर है उठा लो, 4% बचेगा, कुछ फायदा ही होने वाला है, नुकसान कुछ नहीं होगा। डिसीजन कैसे लेना है वो समझ आ रहा है। तो आपका इस इंक्रीमेंटल अप्रोच में एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न कितना आ रहा है 16%, ये आपका IRR बोल सकते हो सिंपल टर्म्स में। और उसके सामने आपका कॉस्ट कितना है वो आपको कंपेयर करना पड़ेगा। कॉस्ट अगर कम है तो बेटर है आप इस पे चले जाओ, और अगर ये कॉस्ट ज्यादा है तो फिर यही ठीक है, इंक्रीमेंटल अप्रोच। चेंज कितना आ रहा है वो हम देख रहे हैं, आ रहा है अभी समझ में क्लियर। तो ये साइज डिस्पेरिटी का टर्म है जहां पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट का साइज दो प्रोजेक्ट्स में अलग अलग है, तो अपने इंक्रीमेंटल अप्रोच पे कंपैरिजन करते हैं। वैसा कैलकुलेशन सारा उन्होंने सब में लिखा हुआ है, आप देख लो, वहीं से समझ में आ जाएगा। छोटा क्वेश्चन है, बस इतना ही टॉपिक है, ये यहाँ पे कंप्लीट है। दिस इज साइज डिस्पेरिटी। तो एक टाइम डिस्पेरिटी हो गया, एक साइज डिस्पेरिटी हो गया, और एक तीसरा टर्म है दैट इज लाइफ डिस्पेरिटी। लेकिन वो आज का टॉपिक नहीं है, वो अपने नेक्स्ट बैच में स्टार्ट करेंगे। आज इतना रखते हैं इसमें, बाकी नए टाइप्स नहीं दे रहा हूँ, इतना इनफ है। तो एक ये जो टॉपिक बचा लाइफ डिस्पेरिटी वो खत्म करेंगे, बाकी अब लिमिटेड टॉपिक्स रह गए। एक वो स्टैंडर्ड डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वाला बाकी है, वो वही वाला टॉपिक है, तो रिकॉल करा दूंगा। और फिर अगर क्वेश्चंस में कुछ नया मिला तो एक इंक्रीमेंटल अप्रोच वाला सम और आएगा, तो वो फिर उसके साथ ही समझा दूंगा। तो 2-3 ही मेथड्स बचे हैं छोटे छोटे, तो आराम से मंडे को उसको कंप्लीट करते हैं। क्लियर, ठीक है।